औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। माय नेम इज़ सर औरंगज़ेब और आज हम रिलेटिविटी एंड कॉस्मोलॉजी का जो हमारा लेक्चर 2 था वहाँ से हम आज स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो है स्पेस टाइम डायग्राम। स्पेस टाइम डायग्राम, इसका जो दूसरा नाम है इसे हम मिन्कोव्स्की डायग्राम भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है कि एक्सप्लेन द मिन्कोव्स्की डायग्राम, या आप तो आपको ये का ये वाला क्वेश्चन लिखो, या आपसे ये कह सकता है कि स्पेस टाइम डायग्राम क्या होती है। दोनों में से कुछ भी आपको क्वेश्चन बोल सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द स्पेस टाइम डायग्राम स्पेस इज रिप्रेजेंटेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या है कि स्पेस टाइम डायग्राम के मुताबिक हमने जो स्पेस है उसको हॉरिजॉन्टली एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना होता है, एंड टाइम ऑन द वर्टिकल एक्सिस। कि अगर हमारे पास स्पेस है, स्पेस को हमने हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करना होता है और हमारे पास जो टाइम है उसे वर्टिकली, इस तरह वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस की तरफ, और स्पेस को हमने एक्स एक्सिस में रिप्रेजेंट करना होता है। ये हमारे इसको हमने एक्स एक्सिस पे करना होता है जिसे हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, और हमारे पास जो टाइम है उसको हमने वाई एक्सिस पे, जिसे हम वर्टिकल कहते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द प्लॉट ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड टाइम। कि जो स्पेस टाइम डायग्राम है वो क्या करती है, वो किसी भी बॉडी की मोशन को प्लॉट करती है। कि हमारे पास कोई बॉडी है, अगर वो मूव कर रही है या एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, जैसे भी वो मूव कर रही है उसको प्लॉट करती है स्पेस टाइम ग्राफ में, स्पेस और टाइम के दरमियान। अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ पे वो कहेगा कि द प्लॉट ऑफ स्पेस एंड टाइम इज कॉल्ड स्पेस टाइम डायग्राम। कि कह रहा है कि द प्लॉट जो होगा, द प्लॉट ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस और टाइम के दरमियान जो प्लॉट हम ड्रा करते हैं, इज कॉल्ड स्पेस टाइम डायग्राम। उसको हम स्पेस टाइम डायग्राम कहेंगे और या हम उसे मिन्कोव्स्की डायग्राम कहेंगे। दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि द स्पेस टाइम डायग्राम शोज द मोशन ऑफ अ ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी। अब कह रहा है कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल है इसकी, ये आप एग्जाम्पल में लिख दोगे। अगर उसने एग्जाम्पल्स का पूछे तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे। कि हमारे पास एक ट्रेन है, फर्ज करो एक ये हमारे पास एक स्टेशन है जिसे हमने ए कहा हुआ है, और ये एक हमारे पास स्टेशन है सी। अब ये पॉइंट, यहाँ से ट्रेन ऐसे कुछ मूव करके डिफरेंट पाथ में से गुजर के यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट सी तक पहुँचती है। द स्पेस टाइम डायग्राम शोज द मोशन ऑफ अ ट्रेन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन सी। कि अब यहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुई है। अगर मैं हल्की सी छोटा सा आपको ड्रा करके दिखा दूं, जैसे फर्ज करिए एक ट्रेन है हमारे पास, ट्रेन का एक बॉक्स है, ऐसा डिफरेंट बॉक्स बने हुए हैं। अगर हम ये दो बॉक्स बना देता हूँ कि यहाँ से अब ट्रेन मूव करेगी और मूव करते करते यहाँ पे पॉइंट सी जो है, मतलब ये इसका जो स्टेशन सी है, यहाँ तक जब मूव करेगी उसको जब हम ग्राफ में ड्रा करेंगे तो कुछ इस तरह करके होगा। हमारे पास एक स्टेशन ये वाला ए है, ये स्टेशन बी है और ये स्टेशन सी है, और ये वाला जो एक्स एक्सिस पे शो करता है वो स्पेस को शो करेगा, और वाई एक्सिस पे जो शो करता है वो हमारे पास टाइम होगा। जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ लिया था कि हमारे पास जो टाइम है वो वाई एक्सिस पे होगा और जो स्पेस होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। अब ये टाइम और स्पेस के दरमियान जो ग्राफ है, जो प्लॉट ड्रा किया गया, उसे हम स्पेस टाइम डायग्राम कहते हैं। अब यहाँ पे ये वही शो करता है कि जैसे अब गाड़ी जो है ये आस आगे मूव करती जा रही है, साथ कुछ टाइम भी स्पेंड होता जा रहा है। अब ये कुछ इस तरह करके भी शो कर रहा है। अगर फर्ज करो अगर इस तरह करके ग्राफ होता तो इसका मतलब ये था कि टाइम कुछ देर के लिए मतलब स्लो मूव कर रहा है। अब ये देखें ना, ये कुछ और डिस्टेंस जो स्पेस है वो ज़्यादा कवर कर रही है।
अगर कुछ इस तरह करके ग्राफ बनाओ तो इसका मतलब ये होता है, मैं आपको थोड़ा सा अलग करके ड्रा करके दिखा देता हूँ। अगर कुछ ऐसे करके कुछ ज़्यादा कुछ इस तरह का शो करेगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे टाइम ज़्यादा गुजर रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट जो स्पेस है वो कम, जो रास्ता जो है ना वो कम कवर हो रहा है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था ग्राफ में। तो अगर हमने ग्राफ में कोई देखना हो तो अगर बिल्कुल ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा कि डिस्टेंस बिल्कुल आस्ते आस्ते जो स्पेस है वो कम कवर हो रही है और टाइम ज़्यादा लग रहा है, कि मतलब गाड़ी हमारी स्लो मूव कर रही है। ये वाला ग्राफ ये शो करता है कि गाड़ी हमारी स्लो मूव कर रही है, कि मतलब जो स्पेस है वो कम कवर कर रही है और ये आगे एक्स एक्सिस में जा रही है, और वाई एक्सिस में ज़्यादा ये वर्टिकल शो कर रहा है, मतलब टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है और जो स्पेस है वो जो डिस्टेंस है वो कम कवर हो रहा है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है। अगर ये वाला पोर्शन की हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ट्रेन है उसका जो स्पेस वो ज़्यादा कवर हो रही है और टाइम आस्ता आस्ता ऊपर जा रहा है। ये बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था समझाने के लिए कि अगर कोई ग्राफ प्लॉट किया तो हम कैसे उसको देख सकते हैं। और ये वाला जो प्लॉट ये शो कर रहा है कि ए से लेके सी तक का जो ये जो ट्रेन सफ़र कर रही थी इसका ग्राफ कैसे शो करता है। अब शुरू में देखो तो यहाँ पे कुछ टाइम भी उस टाइम और जो स्पेस है वो कुछ कॉन्स्टेंटली मतलब चेंज हो रही है, कि मतलब टाइम और स्पेस एक जैसा चेंज होता जा रहा है। फिर आगे थोड़ा सा जाके टाइम आस्ता आस्ता चेंज हो रहा है और जो स्पेस है वो ज़्यादा कवर हो रही है, मतलब वो ज़्यादा हॉरिजॉन्टली आगे गाड़ी मूव करती जा रही है। फिर यहाँ पे आगे टाइम कुछ ज़्यादा लग रहा है और आगे वो एक्स एक्सिस पे कम मूव कर रहा है। ये कुछ ग्राफ को शो करता है जो हमने प्लॉट बनाया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं वर्ल्ड लाइन पे। अब वर्ल्ड लाइन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। अब उस यहाँ पे ये द कर्व ड्रॉन इज कॉल्ड वर्ल्ड लाइन, कि अगर हमने जो कर्व है जैसे यहाँ पे ऊपर ये वाली कर्व हमने ड्रा की है, ये जो हम कर्व को ड्रा करते हैं उससे हम कहते हैं वर्ल्ड लाइन। और हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकल, या तो वो हमारे पास जो पार्टिकल है या जो बॉडी है उसकी हिस्ट्री को शो करता है। कि जैसे अब यहाँ पे हमने ये वाला ग्राफ देखा था कि अगर ट्रेन जो है हमारे पास पॉइंट ए से जब पॉइंट सी की तरफ मूव करती है, ये जो ग्राफ होगा, ये जो कर्व हमने ड्रा किया है वो बिल्कुल सारी इस ट्रेन की जो ये पार्टिकल्स जो मूव कर रहा है उसकी सबकी हिस्ट्री हमें बता देता है कि कैसे कैसे वो मूव करती है। अब उसमें नेक्स्ट आएगा इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन स्पेस टाइम डायग्राम, और साथ ये जो कर्व है वो उस बॉडी की मोशन को भी इज़हार करती है स्पेस और टाइम नहीं स्पेस टाइम डायग्राम में। अब वर्ल्ड लाइन का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जब अगर पूछता, अगर वो ज़्यादा मार्क्स का पूछा तो आगे ये सारा हम डिटेल में लिखेंगे। इसी तरह ये स्पेस टाइम डायग्राम के बारे में अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है 2 नंबर का, तो आप उस हिसाब से ये अटैम्प्ट करोगे, बस ये लिख दोगे, थोड़ा सा ये लिख देंगे और यहाँ बस हल्का सी डायग्राम छोटी सी बना दोगे। अगर आप ये ग्राफ छोटा सा बना देना, लेकिन अब देख लेना को किस हिसाब से उस 2 नंबर का पूछते या 3 नंबर का पूछते, अगर 3 या 4 नंबर का पूछे तो आप ये सारा लिख देना। तो जैसा वो क्वेश्चन पूछेगा आपने वैसा वो अटैम्प्ट कर लेना। अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ तक हमारा हो गया था। आगे द वर्ल्ड लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स विच गिव्स द हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकल। कह रहा है कि हमारे पास जो वर्ल्ड लाइन है, वर्ल्ड लाइन जो कर्व है, ये जो कर्व है हमें उस जो पार्टिकल है हमारे पास, जो जिस बॉडी की हम बात कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में बताएगा, पहली बात। दूसरा कलेक्शन ऑफ द इवेंट्स, कि इवेंट्स के बारे में बताएगा। इवेंट्स हमने पहले पढ़ा हुआ था पहले लेक्चर में ही, कि इवेंट्स जो है ना वो हमें किसी भी बॉडी की या यूनिवर्स में कोई भी एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द यूनिवर्स के पूरी दुनिया में या पूरी यूनिवर्स में, पूरी कायनात में अगर कोई भी चीज़ कुछ काम हो रहा है तो हम उसे इवेंट्स कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो वर्ल्ड लाइन है वो कलेक्शन ऑफ इवेंट्स होता है विच गिव्स द हिस्ट्री ऑफ द पार्टिकल, जो हमें पार्टिकल की हिस्ट्री के बारे में बताता है। कि वर्ल्ड लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इवेंट्स, वर्ल्ड लाइन इवेंट्स की कलेक्शन है जो हमें बताती है किसी भी पार्टिकल की हिस्ट्री को। अब उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास फिगर 2 है। इन फिगर 2 A, B and C आर वर्ल्ड लाइन्स ऑफ द पार्टिकल्स, के हमारे पास एक पार्टिकल है। अब फर्ज करो हमारे पास 3 पार्टिकल हैं A, B और C।
अब ये वाली जो लाइन है ये पार्टिकल ए को शो करती है, और ये वाली लाइन ये पार्टिकल बी को शो करती है। ये वाली जो लाइन है, ये जो कर्व है जिसे हम वर्ल्ड लाइन भी कहते हैं, ये पार्टिकल सी को शो करती है। अब इनके बारे में आगे देखते हैं। जो पार्टिकल ए है, ए इज द वर्ल्ड लाइन ऑफ द पार्टिकल एट रेस्ट फॉर अ स्लोप एट अ रेस्ट, यहाँ तक रखते हैं। अब उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे सिर्फ टाइम गुजरता जा रहा है, बिल्कुल वर्टिकली ये वाली लाइन, ये स्पेस इसमें कुछ कवर नहीं हो रहा, ये इसमें कुछ डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, कि मतलब टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन ये बॉडी जो है ना, ये कुछ डिस्टेंस या कोई चीज़ आगे मूव नहीं कर रही, तो ये बॉडी हमारे पास रेस्ट में होगी, ये रुकी होगी। जैसे अगर आपके सामने कोई एक बुक वगैरह पड़ी हुई है, वो बुक बिल्कुल रेस्ट में है, टाइम तो गुजरता जा रहा है, वो कुछ डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, कुछ स्पेस वगैरह उसमें वो नहीं आ रही। अब इसके बाद फॉर स्लोप, अब स्लोप के लिए हम क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे हेयर थीटा इज 19, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे अगर इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल 90 का बनता है। ये जो एंगल 90 का बनता है, थीटा हमारे पास 90 आएगा। अब स्लोप हमारे पास इक्वल होते हैं tan थीटा के, और जो tan थीटा हमारे पास होता है वो टाइम और स्पेस के इक्वल होता है, t/x, और ये हमारे पास इज इक्वल टू 1/v के इक्वल होगा। और जब 1/v है, जब बटे के ऊपर जाएगा तो ये -1 के इक्वल हो जाएगा। तो हम शॉर्ट फॉर्म में ये कह सकते हैं कि जो tan थीटा हमारे पास इक्वल टू है v की पावर -1 के है। यहाँ पे हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर हमारे पास थीटा जो है वो 90 के इक्वल है, अगर थीटा हमारे पास 90 के इक्वल है तो tan थीटा इज इक्वल टू v की पावर -1 जो था, वहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, tan हमारे पास अब 90 आ जाएगा इज इक्वल टू v की पावर -1। जो tan 90 है वो हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है। जब ये हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होगा तो यहाँ पे इन्फिनिटी इज इक्वल टू v की पावर -1। इसे अगर हम मैं और इस तरह करके, ये इन्फिनिटी इज इक्वल टू v की पावर -1, ये वाला हो जाएगा। अब इसे मजीद और सिंप्लीफाई करने के लिए अब हमारे पास कुछ भी वैल्यू का फर्ज करो, यहाँ पे 5 लिखा हुआ ना, तो ये सिंपल है, तो अब ये अंडरस्टूड है, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। अगर फर्ज करो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर 2 लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है। तो ये कुछ इन्फिनिटी है, अंडरस्टूड है, इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, अब v की पावर -1 है, तो जब ये बटे के नीचे आएगा 1/v हो जाएगा। अब मजीद इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब जब इसे अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये होगा हमारे पास 1/, जो इन्फिनिटी है, अब इसे 1/इन्फिनिटी हमारे पास 0 को इक्वल हो जाएगा। अब 1/इन्फिनिटी इसे हम यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लेंगे, अब इसको मतलब उल्टा लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम आएंगे, यहाँ पे ऐसे हम कर लें, ये जो 1/v है, तो अगर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं v/1, जब v/1 करेंगे तो हमारे पास जो इन्फिनिटी/1 है तो वो हमारे पास 1/इन्फिनिटी हो जाएगा। अब जब 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, वो 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। ये v इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0, वो इसकी बात कर रहा है। अगर v हमारे पास 0 है तो हमारे पास जो बॉडी है उसकी v की वैल्यू नहीं होगी, इसमें स्पीड वेलोसिटी वगैरह उसके पास होगी नहीं, उसकी स्पीड ही नहीं होगी। तो अब अगर उसकी स्पीड नहीं, वो बॉडी रेस्ट में होगी। v इज इक्वल टू जो 0 है, इसका मतलब है कि वो बॉडी रेस्ट में है, वो मूव ही नहीं कर रही, वो मोशन में ही नहीं है। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई वो कमेंट्स करके वो मुझसे पूछ सकता है, या मुझसे मेल कर दे, या व्हाट्सएप में कर कोई मैसेज कर दे, जैसे मर्जी आप मुझसे पूछ सकते हैं अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है। आगे बच्चे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टिकल बी की, ये वाला जो पार्टिकल बी है। अब यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे b इज अ वर्ल्ड लाइन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड, कि अगर हमारे पास ये जो पार्टिकल है जिसकी वर्ल्ड लाइन b है, जो पार्टिकल हमारे पास b है ये वाली, यहाँ पे ये शो करता है कि जो बॉडी यूनिफॉर्म मूव कर रहा है, कि मतलब जैसे जैसे वो x की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे t की वैल्यू पे भी इंक्रीज हो रहा है। इस तरह मतलब ऐसे करके ना, कुछ ऐसे जैसे जैसे
एक्स में जैसे जैसे एक्स में इंक्रीज होता जा रहा है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे, जैसे ओहम्स लॉ में हमने पढ़ा हुआ वी और आई के दरमियान जो ग्राफ बढ़ते हैं वोल्टेज और करंट के दरमियान, बिल्कुल वैसा ग्राफ कि ये यूनिफॉर्म को शो करता है कि यहाँ पे हमारे पास जो थीटा की वैल्यू वो 45 की इक्वल होती है। अब जैसे हमने ये पहले पढ़ लिया हुआ था, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू v की पावर -1, ये वाला जो हमने ये ड्राइव किया था। अब उसके बाद यहाँ पे थीटा हमारे पास 45 की इक्वल है, यहाँ पे tan 45 इज इक्वल टू v की पावर -1। अब हमारे पास जो tan 45 है वो इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। अब ये वाला tan 45 अगर 1 के इक्वल है तो हम tan 45 को इज इक्वल टू 1 लिख लिया। अब v -1 है इसकी पावर, तो जब ये बटे के नीचे आएगा 1/v हो जाएगा, जो 1/v है, तो जब v इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा तो v की वैल्यू हमारे पास 1। तो अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास v इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1, कि यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मूव कर रही है तो यहाँ पे ये शो करता है कि अगर इफ थीटा इज डिक्रीज, अगर हमारे पास थीटा डिक्रीज होता है, tan थीटा इज आल्सो डिक्रीज एंड v इज इंक्रीज बिकॉज इट्स इनवर्स रिलेशन विद tan थीटा। कि यहाँ पे हमारे पास अगर थीटा डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास tan थीटा भी डिक्रीज होगा, लेकिन v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि v और जो tan थीटा हमारे पास इनके दरमियान रिलेशन इनवर्सली रिलेशन है। जैसे अगर आपको लिख के दिखाऊं, tan जो थीटा था ना हमारे पास वो इज इक्वल टू 1/v के। अगर tan थीटा ज़्यादा होगा तो v की वैल्यू कम होगी, अगर tan थीटा कम होगा तो v की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा होगी। ये आपस में इनवर्स रिलेशन है। अब उसके बाद कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45, अगर थीटा हमारे पास 45 की इक्वल है, देन स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट के। अगर हमारे पास कोई अगर थीटा हमारे पास 45 है तो स्पीड ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं सी की, जो हमारे पास सी पार्टिकल है जिसकी ये वाली डायरेक्शन है, इस तरह करके ग्राफ बना हुआ। यहाँ पे क्या है कि इज अ वर्ल्ड लाइन ऑफ द पार्टिकल मूविंग विद वेरिएबल स्पीड एक्सेलरेटेड मोशन। अब यहाँ पे क्या है, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल का मतलब है कि स्पीड में कमी ज़्यादा हो जाती है, एक कांस्टेंट नहीं है। कि अब ये देखें कि कई जगह पे स्पीड इसकी ज़्यादा हो जाएगी, कई जगह स्पीड कम होगी, तो उस हिसाब से कभी जहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, जहाँ पे स्पीड कम होगी वहाँ पे डिस्टेंस कम होगा, तो ये मतलब रैंडमली इसकी मोशन हो जाएगी। ये इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहेंगे। अब उसके नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास थीटा 0 के इक्वल हो, अगर थीटा हमारे पास 0 के इक्वल होगा तो फिर v और c का दरमियान रिलेशन क्या होगा वो फाइंड आउट करेंगे। अगर थीटा हमारे पास 45 से ग्रेटर देन होगा तो फिर c और v का हमारे पास रिलेशन क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे। आपको ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछ भी सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। अगर थीटा v के इक्वल होगा तो फिर v और c का क्या रिलेशन होगा। अगर थीटा 45 से ग्रेटर देन है फिर v और c का रिलेशन क्या होगा। अगर थीटा 45 के इक्वल है फिर c का रिलेशन क्या होगा। इस तरह ये क्वेश्चन पूछ सकता है। थीटा 90 के इक्वल है तो फिर v और c का रिलेशन क्या होगा, या v का क्या सूरत हाल होगी। इस तरह आपको लैला का भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको इकट्ठा अगर क्वेश्चन पूछे लॉन्ग में तो आपने सारी डिटेल में से सारे पॉइंट्स आपने लिख देने हैं। हम थे अब यहाँ पे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे अगर थीटा हमारे पास 0 के इक्वल है तो tan 0 हमारे पास 0 के इक्वल निकलेगा। जब tan 0 इज इक्वल टू 0 होगा तो 1/v भी हमारे पास 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ लिया हुआ कि जो tan थीटा इज इक्वल टू 1/v के इक्वल है। अगर tan 0 0 के इक्वल है तो 1/v इज इक्वल टू 0 होगी। जब 1/v इज इक्वल टू 0 है तो v की वैल्यू इन्फिनिटी में होगी। अब ये कैसे करेंगे, जब इसे हम उल्टा देंगे 1/v है तो v/1 हो जाएगा हमारे पास, और ये 0 है तो ये 1/0 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पहले पढ़ा होगा कोई भी वैल्यू है, जैसे फर्ज को 5 लिखा तो इसके नीचे अंडरस्टूड है ये 1 लिखा हुआ है। अब ये 0 तो इसका मतलब है इसके अंडरस्टूड इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, तो जब इसे हम उल्टा देंगे तो v/1 हो जाएगा और 1/0 हो जाएगा। 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल होगा, तो फिर v की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी की इक्वल निकल आएगी।
अगर हमारे पास v की वैल्यू इन्फिनिटी की निकल आई तो हम डेफिनेटली हम कहेंगे कि जो v है वो ग्रेटर देन c है। ये मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा होगी। ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये शो करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि अगर हमारे पास इफ़ थीटा इज ग्रेटर देन 45, कि अगर यहाँ पे थीटा हमारे पास 45 से ग्रेटर देन है तो फिर हमारे पास जो tan थीटा होगा वो भी डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 से होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब अगर हमारे पास जो tan थीटा ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे 1/v भी हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा। जब ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो फिर डेफिनेटली ये हम c/v भी हमारे पास ग्रेटर देन 1 होगा। तो यहाँ पे जब हम c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो v इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c हमारे पास क्या होगा ग्रेटर देन v। कि यहाँ पे हमारे पास जो v है, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसकी स्पीड ऑफ लाइट से कम होगी। इस रिलेशन में हमारे पास ये शो करता है। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स है, इसमें हमने ये वाला सारे लिख लिए। अब उसके बाद नेक्स्ट आएगा डिफाइन द ऑब्जर्वर। हमने ऑब्जर्वर को अब डिफाइन करना है। ये वाला भी आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जर्वर या डिफाइन द ऑब्जर्वर। एनी इंडिविजुअल हु इज मेजरिंग द टाइम एंड स्पेस विद द हेल्प ऑफ द क्लॉक एंड अ रॉड इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वर। कि ऑब्जर्वर हम उसे कहेंगे वो कोई भी इंडिविजुअल, मतलब कोई भी अकेला बंदा हो सकता है जो क्या करेगा, वो कोई आदमी भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है जो उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। उसने क्या करना है कि उसने मेजर करना है, क्या करना है टाइम एंड स्पेस। उसने टाइम और स्पेस को मेजर करेगा विद द हेल्प ऑफ द क्लॉक या घड़ी के साथ और रोड के साथ, मतलब घड़ी के साथ वो टाइम को फाइंड आउट कर लेगा, रोड के साथ वो स्पेस को वो देख लेगा कितना डिस्टेंस को कवर किया, उसे हम कहेंगे वो हमारे पास ऑब्जर्वर है। एन इंडिविजुअल इक्विपमेंट विद स्पेस एंड टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि हमारे पास जो एन इंडिविजुअल इक्विपमेंट जो हैं वो विद स्पेस एंड टाइम, मतलब स्पेस और टाइम के साथ जो हमारे पास इंडिविजुअल इक्विपमेंट है उसे मेजरिंग, वो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आज हम यहाँ तक अपना लेक्चर रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर, थर्ड लेक्चर जो होगा वो होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स के बारे में, और आगे ये सब कुछ डिटेल में आएगा इंशाल्लाह। अब अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई बात ना समझ आए, वो मुझसे पूछ सकता है, मुझे कमेंट कर ले या ईमेल वगैरह, जैसे आप लोगों को ईजी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।